नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ आफरीन। ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया डॉक्टर वीजी सोमानी ने मंगलवार को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑक्सफोर्ड की कोविड-19 वैक्सीन पर फिर से क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही डीसीजीआई ने दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल के लिए किसी नए उम्मीदवार के चुनने पर रोक लगाने वाले अपने पहले के आदेश को भी रद्द कर दिया है। इससे पहले 11 सितंबर को डीसीजीआई ने भारत में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक्स्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के ट्रायल पर रोक लगाई थी। ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने कहा था कि अगला निर्देश आने तक ट्रायल पर रोक रहेगी। सुरक्षा कारणों की वजह से ये ट्रायल रोक दिया गया था। और आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एक्स्ट्राजेनेका पीएलसी की ओर से विकसित की जा रही कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के शुरुआती नतीजे काफी उत्साहजनक रहे हैं। हालांकि ब्रिटेन में एक वॉलंटियर के बीमार पड़ने के बाद ब्रिटेन और अमेरिका में ट्रायल रोक दिया गया था, जिसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदर पूनावाली ने कहा था कि भारत में वैक्सीन के ट्रायल पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने पद से इस्तीफा देते हुए अपने उत्तराधिकारी के लिए राह साफ कर दी है। जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे आबे ने पिछले महीने घोषणा की थी कि वो स्वास्थ्य कारणों के चलते पद छोड़ेंगे। मंत्रिमंडल के प्रमुख सचिव योशिहिदे सुगा को सोमवार को जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का नया नेता चुना गया था और इसके साथ ही उनका प्रधानमंत्री बनना तय हो गया था। वो आबे के काफी करीबी हैं और 2006 से उनके समर्थक रहे हैं। आबे के उत्तराधिकारी को चुनने के लिए हुए आंतरिक मतदान में सुगा को सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में 377 वोट मिले और अन्य दो दावेदारों को 157 वोट हासिल हुए थे। सुगा ने कहा था कि वो आबे की नीतियों को ही आगे बढ़ाएंगे और उनकी प्राथमिकता कोरोना वायरस से निपटना और वैश्विक महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था बेहतर करना होगा। शिंजो आबे के साथ सुगा ने लंबे समय तक काम किया है। वो जापान में सबसे लंबे समय तक मुख्य कैबिनेट सचिव रहने वाले व्यक्ति हैं। वे आबे के नीति समन्वयक और सलाहकार भी रह चुके हैं। भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर तनाव पूरी तरह से कम नहीं हुआ है। बॉर्डर पर चीन हलचल बढ़ा रहा है और भारत उस पर नजर रखे हुए है। पैंगोंग बैंक में जब भारतीय सेना ने साउथ बैंक इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ाई तो चीन ने नॉर्थ बैंक पर हलचल तेज कर दी, लेकिन वो किसी भी तरह की चाल चलने में सफल नहीं हो सका। सेना के अफसरों की माने तो भारतीय सेना ने अब साउथ बैंक से लेकर नॉर्थ बैंक तक अपनी मौजूदगी को बढ़ा दिया है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने कई इलाकों में भारतीय पोजीशन में घुसपैठ की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें रोकने की कोशिश की गई और कुछ वार्निंग शॉट भी दागे गए। सूत्रों के मुताबिक 29 से 31 अगस्त के बीच जो झड़प और घुसपैठ की कोशिश हुई थी, तब भी पैंगोंग लेक के दक्षिणी छोर पर फायरिंग हुई थी। तब भारतीय सेना ने चीन को घुसपैठ करने से रोका था, तब भी हालांकि वार्निंग शॉट ही थे। इस दौरान हल्की मशीन गन और असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद ही बॉर्डर पर वार्निंग शॉट की कुछ घटनाएं सामने आई हैं। वहीं राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने के साथ ही मंदिर के निर्माण में तेजी आ गई है। राम की नगरी का माहौल भी बदलता नजर आ रहा है और इस बार राम की नगरी में रामलीला के मंचन में फिल्मी हस्तियों का जमावड़ा होगा। आपको बता दें कि 17 अक्टूबर से अयोध्या में भव्य रामलीला शुरू होने जा रही है, जो 25 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें बॉलीवुड और भोजपुरी कलाकार अभिनय प्रस्तुत करेंगे। भगवान राम के जीवन पर आधारित रामलीला के मंचन में सीता की भूमिका कविता जोशी निभाएंगी, तो वहीं राम के अभिनय में सोनू नागर नजर आएंगे। साथ ही भारत की भूमिका में गोरखपुर के सांसद और भोजपुरी अभिनेता रवि किशन नजर आएंगे। तो दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी अंगद की भूमिका में नजर आएंगे। रामलीला का सीधा प्रसारण वर्चुअल कराया जाएगा, जो यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से होगा। इस कार्यक्रम में दर्शकों को मंच पर रामलीला देखने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। देखिए, हमारी तो इच्छा है कि हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, हमारे राष्ट्रपति कोविंद जी और
हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी ये आएँ, आशीर्वाद सारी भारत की जनता को दें और हम इनवाइट करेंगे। अब डिपेंड करता है कि उनके प्रोग्राम पर वो कैसा प्रोग्राम बनाते हैं। हमारी तो इच्छा है कि सभी माननीय लोग आएँ और आशीर्वाद दें इस पावन नगरी में, जो कि अयोध्या में पहली बार हमारा ये प्रयास है। हम कई सालों से सोच रहे थे, सुभाष मलिक जी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, हमारी कमेटी, और वो हमें इस बार हमें ये मौका मिला है। और अयोध्या का जो प्रशासन है और यूपी प्रशासन, इसके अनुसार, इनके गाइडलाइन के अनुसार ही सारे कार्य किए जाएंगे। ये जी 17 अक्टूबर से पहला दिन है, जिसमें पहले दिन असरानी जी नारद मुनि की भूमिका में नज़र आएंगे आपको, और रवि किशन जी भरत की भूमिका में नज़र आएंगे आपको, और मनोज तिवारी जी अंगद की भूमिका में नज़र आएंगे आपको, और रजा मुराद जी हई रावण की, और शहबाज खान आपको रावण की भूमिका में नज़र आएंगे। राकेश बेदी, राजेश पुरी जी, अवतार गिल जी, कई फिल्म स्टार्स इसमें काम कर रहे हैं। और सीता की भूमिका में कविता जोशी है, और राम की भूमिका में सोनू डागर है। बिजनौर जिले के सियोहारा थाना पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को रंगदारी मांगने के मामले में गिरफ्तार किया है। वहीं रंगदारी मांगने वाले बदमाशों ने अपने आप को भाटी गैंग का सदस्य बताते हुए सोमपाल नाम के व्यक्ति से 22 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। आपको बता दें, ये पूरा मामला बिजनौर के सियोहारा थाना क्षेत्र के गांव कासमाबाद का है, जहां के रहने वाले सोमपाल ने 12 सितंबर को थाने में जाकर रंगदारी मांगने के मामले में लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी। इस शिकायत में सोमवार ने लिखा था कि 7 सितंबर को डाक से और 9 सितंबर को अभियुक्त ने उनके मोबाइल फोन पर कॉल कर 22 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी और रंगदारी नहीं देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए बिजनौर पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है और इसी के साथ एसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि सियोहारा थाना की पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई के प्रयास से तीनों शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने तीनों बदमाशों को अब जेल भेज दिया है। एक सप्ताह पहले सोमपाल सिंह, जो कासमाबाद के रहने वाले हैं, इनके पास टेलीफोन से और पत्र से रंगदारी का मामला आया, जिसमें ये बताया गया कि 22 लाख रुपए हम लोगों को दो। हम लोग सुनील भाटी गैंग के सदस्य हैं। कई बार फ़ोन आया, इन्होंने एप्लीकेशन थाने पर दिया, मुझसे संपर्क किया। एसपी क्राइम और सर्विलांस टीम, स्वाट टीम को लगाया गया तो ट्रेस किया गया। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, विजय कुमार, नन्हे और गौरव। एक अभियुक्त गजेंद्र की गिरफ्तारी शेष है। इन लोगों ने ये सोचा कि इसके घर में सभी सर्विस वाले हैं, 3-4 टीचर हैं, लेडीज़ भी टीचर हैं, इनसे 22 लाख रुपए मांग रहे हैं, 2-4 लाख रुपए आसानी से मिल जाएंगे। इनको पकड़ा गया, मोबाइल और सिम के साथ में गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इनके खिलाफ HS एवं अन्य कार्रवाई कराई जाएगी। ग्रेटर नोएडा के याकूतपुर गांव जमीन से मिट्टी निकालने को लेकर आपस में विवाद हो गया। इस विवाद में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और गोलियां बरामद भी की हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक थाना एक्सप्रेसवे के गांव याकूतपुर निवासी का दलेरपुर निवासी से कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था, जिसके बाद फिर से मिट्टी उठाने को लेकर विवाद हो गया। एक पक्ष से मिली शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दूसरे पक्ष के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी अभियुक्तों की तलाश भी पुलिस कर रही है। देखिए, एक गांव याकूतपुर है जो थाना एक्सप्रेसवे में लगता है और उसके बगल में गांव दलेलपुर है जो थाना नॉलेज पार्क का गांव है। इनफैक्ट 2 गांव में 2 परिवार हैं। एक सतवीर का परिवार दलेलपुर का है और मोनू का परिवार याकूतपुर का है। इन दोनों परिवारों के बीच में किसी बात को लेकर के कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था और आज सतवीर पक्ष मिट्टी उठाने इधर जो मोनू पक्ष है उसकी तरफ आया हुआ था। मोनू पक्ष की तरफ से रोका गया, उसमें सतवीर पक्ष जो था वो हमलावर हुआ और उसके तरफ से इसमें गोली चलाई गई और धारदार हथियार भी चलाए गए, जिसमें मोनू पक्ष के 4 लोग घायल हुए, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। और उसमें जब मोनू पक्ष के लोग आए और उन लोगों ने रिटेलिएट किया तो सतवीर पक्ष के लोग भाग गए वहाँ से। और उसमें हम लोगों ने मौके से एक ट्रैक्टर जिसमें मिट्टी भरा जा रहा था, वो ट्रैक्टर ट्रॉली,
एक गाड़ी और उसके अलावे 2 असलहे बरामद किए। हरदोई में नवागंतुक एसपी अनुराग वत्स के आगमन से जिले के पुलिस कर्मियों में उनकी तेज तर्रार कार्यशैली को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। वहीं जब देर शाम एसपी हरदोई अनुराग वत्स एक कोतवाली संडोला में औचक निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां के पुलिस कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। एसपी हरदोई ने संडीला कोतवाली पहुंचकर कोतवाली के सभी कार्यालयों का निरीक्षण किया, साथ ही जरूरी दस्तावेज देखे और थाना क्षेत्र के टॉप 10 अपराधियों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान संडीला कोतवाली प्रभारी संडीला सीओ भी यहां पर मौजूद रहे। साथ ही निरीक्षण के बाद एसपी अनुराग ने सख्ती के साथ संडीला पुलिस कर्मियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। थाना संडीला का हमारे द्वारा आज एक औचक निरीक्षण किया गया है, जिसमें कि यहाँ जो फरियादी आते हैं उनसे किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल को पालन किया जाता है, किस तरह से उनकी शिकायतों को सुना जाता है, उनको रजिस्टर में लिखा जाता है, इस बात की समीक्षा की गई। साथ ही जो संबंधित भूमि विवाद चल रहे हैं उनको जरा एक बार चर्चा की गई, उनकी समीक्षा की गई कि उसमें प्रिवेंटिव कार्रवाइयाँ की गई हैं, उनके बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही जो टॉप 10 अपराधी हैं उनकी किस प्रकार से निगरानी की जा रही है और कैसे उनके खिलाफ प्रिवेंटिव कार्रवाई की जाए मैक्सिमम, इस बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जनता से अच्छा व्यवहार और रात को और शाम को फुट पेट्रोलिंग और कोविड से संबंधित जो चालान है उनकी संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। मिर्जापुर में अदलहाट थाना क्षेत्र के डेहरी गांव में बीती रात घर में अकेली सो रही शिक्षा मित्र की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। महिला के हाथ पैर चारपाई में बांधकर वारदात को अंजाम दिया गया। साथ ही परिजनों ने चोरी की आशंका व्यक्त की है। वाराणसी से घर पहुंची बेटी ने चाकू से रस्सी काटकर चारपाई से उठाने का महिला को प्रयास किया, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मौके पर पहुंचे सीओ चुनार और अदलहाट पुलिस ने फॉरेंसिक टीम और साथ ही ड्रग स्क्वाड की टीम के साथ मौके का मुआयना किया। तो मम्मी रूम में थी, पूरा बिस्तर से ढकी हुई थी, हाथ पैर गला सब कुछ बहुत तेज से बंधा हुआ था। मैं बिल्कुल डर गई थी। फिर इसके बाद मैं सब कुछ काट काट के जल्दी से खोली, फिर उठा रही उठी नहीं, हार्ट बीट उस समय उनकी नहीं चल रही थी। एक्सपायर कर गई थी। हाँ। देखने से क्या लग रहा था आपको? देखने से लग रहा था कि मर्डर किया हुआ है उनका। बिल्कुल। कहीं चोट वोट का कुछ निशान था? उनके हाथ में गले पे बहुत तेज से बांधा हुआ था, इस वजह से उनको चोट लगी है उसमें, और मुंह से खून निकल रहा था। और घर में कोई सामान वामान कहीं से कुछ गायब हुआ है, कुछ गया है कि नहीं? घर में से पूरा सामान बिखरा पड़ा है, सोने का जितना भी चीज़ है सब गायब है। मम्मी जो पहनी थी नाक में का, कान में का, पायल, सब कुछ गायब है। और जितना भी लोकल सब चीज़ था सब कुछ है, बस वही गहना सब गायब है। अभी जितनी तथ्यात्मक रिपोर्ट मैंने थाना प्रभारी से बात किया, सीओ से बात किया है, उन्होंने अभी लूट की बात मुझे नहीं बताई है, लेकिन अभी फिलहाल ये प्राथमिक स्तर पर है। मैं अभी इतनी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कि वो जो घटना हुई है वो उनकी गला दबा के हत्या करने की बात बताई जा रही है। अभी वो भी पोस्टमार्टम से क्लियर होगा, लेकिन अभी प्रथम दृष्टया यही प्रतीत हो रहा है कोई शरीर पर और जाहिरा चोट नहीं है उनके, और उनके परिवार में कोई नहीं था, घर में अकेली थी वो, और जिगना में उनके पति लेखपाल का कार्य करते हैं। और शेष इसमें हमने शिक्षा मित्र भी है, ये बात बताई गई, शिक्षा मित्र भी है। दिन बुलंद होते जा रहे हैं। अब तक अपराधी आम इंसान के साथ ही वारदात को अंजाम दे रहे थे, लेकिन अब विधायक और मंत्रियों को भी नहीं छोड़ रहे। थाना मझोला के बुद्धि विहार में उत्तर प्रदेश सरकार में SC/ST आयोग की सदस्य साध्वी गीता प्रधान की स्कॉर्पियो गाड़ी पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। बताया गया है कि उनके घर के बाहर स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी थी, तभी स्कूटी पर आए अज्ञात बदमाशों ने उनकी गाड़ी पर हमला बोल दिया। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक अज्ञात बदमाश गाड़ी के शीशे तोड़कर फरार हो चुके थे। साध्वी गीता प्रधान इस समय लखनऊ में होने के कारण उनके भाई ने थाना मझोला पुलिस को अवगत कराया है। साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनाक्रम का जायजा भी लिया और पूरे मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर दी है। इसके अलावा प्रभारी निरीक्षक मझोला राकेश कुमार सिंह ने बताया है कि राज्य मंत्री की भाई की तरफ से तहरीर दे दी गई है। साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आज शाम लगभग 6:30 पौने 7 बजे का वाक़या रहा होगा। 46 बता रहे हैं अब तक। ये गाड़ी अक्सर यहीं खड़ी रहती है, हमारे चौकीदार जी यहाँ रहते हैं,
10-12 गाड़ियाँ हमारी आसपास यहाँ खड़ी रहती हैं। तो 6:30 पौने 7 के आसपास यहाँ 2 लोग स्कूटी से आए और एक के हाथ में ईंट थी। एक व्यक्ति उतरा और तुरंत उसने गाड़ी में बहुत तेज़ होकर ईंट मारी और जिससे इसका शीशा टूट गया और तुरंत वो गाड़ी में बैठे स्कूटी पे अपनी और गोल चक्कर की तरफ वो भाग गए। क्या इस तरह से कोई संदिग्ध व्यक्ति पहले भी देखे गए घूमते हुए? हाँ, इससे पहले भी हमारे घर के आसपास इस टाइप के संदिग्ध व्यक्तियों को देखा गया है। परिवार के कई सदस्यों ने इस चीज़ को पहले भी अवगत कराया था। इससे पूर्व में भी हमारी एक गाड़ी में इस टाइप से आग लगा दी थी। पीछे से हमारी गाड़ी खड़ी थी वैगनार, उसमें अज्ञात व्यक्तियों ने आग लगा दी थी, जो हमने थाना मंझोले में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई। किसकी गाड़ी है ये? हमारी माननीय मंत्री साध्वी गीता प्रधान जी की गाड़ी है, जो SC/ST आयोग को बिलोंग करती हैं। पुलिस के अभी कुछ अपने शिकायत दी? हमने तुरंत संबंधित थाना मंझोला चौकी इंचार्ज महोदय को अवगत कराया। वो अपनी फोर्स के साथ यहाँ आए, उन्होंने यहाँ निरीक्षण किया और सुबह को हम तहरीर देंगे उनको अज्ञात की। आज शाम को मेरे भाई ने मुझको अवगत कराया। हमारा आवास बुद्धि विहार आवास विकास कॉलोनी आकांक्षा नर्सिंग होम के सामने है, वहाँ मेरा पूरा परिवार रहता है। आज 6:30 बजे कुछ दबंग लोग वाइट कलर की स्कूटी से आए और स्कूटी में ईंट पत्थर वो लेकर आए या वहाँ पर पड़े थे हम नहीं जानते, और मेरी गाड़ी को पीछे से तोड़कर भाग गए। परिवार के लोगों ने और आसपास के लोगों ने उन सबको पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो लोग कहाँ चले गए कोई नहीं जानता। कुछ समय पूर्व में भी हमको अवगत कराया कि कुछ लोग हमारे घर के आसपास देखे गए थे, लेकिन इस चीज़ को मैंने संज्ञान में नहीं लिया। इससे सीधे सीधे ज्ञात होता है कि कुछ लोग मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। 26 जनवरी को कुछ दबंग लोगों ने कार दुर्घटना करके मेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया। इसलिए मैं प्रशासन से और सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे और मेरे परिवार की जान माल को खतरा लगा हुआ है। कुछ लोग मेरे और मेरे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं। वो समाज व अदर समाज के भी हो सकते हैं, कौन है हम नहीं जानते। लॉकडाउन खत्म होने के बाद संभल में शासन की गाइडलाइन के अनुसार संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। लॉकडाउन के बाद चंदोसी में आयोजित संपूर्ण समाधान में अधिकारियों और फरियादियों को सैनिटाइज करने के बाद टोकन के जरिए संपूर्ण समाधान दिवस में प्रवेश दिया गया। जनपद के डीएम अविनाश कृष्ण सिंह, एसपी यमुना प्रसाद, सीएमओ अमित सिंह ने फरियादियों की शिकायत सुनी। वहीं संपूर्ण समाधान दिवस से आयोजित किए जाने की जानकारी न होने से संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की संख्या भी काफी कम देखने को मिली। जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि समाधान दिवस पर पहली चीज़ तो कि ज़्यादा भीड़ नहीं इकट्ठी हो पाए, दूसरी चीज़ जो भी व्यक्ति आए वो प्रॉपरली सैनिटाइज होकर के जाए, मास्क सहित आए एवं साथ ही साथ प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो सके। इसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन के लिए पृथक काउंटर बनवाया है, जहाँ की सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से हमने वहाँ लोगों के बैठने की व्यवस्था की है। साथ ही साथ वहाँ पर से ही एक प्रॉपर मार्किंग करके हमने अंदर आने का सिस्टम बनाया है, जिससे कि हर एक फरियादी के बीच कम से कम 2 मीटर का डिस्टेंस बना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द लोकमंच न्यूज़।